चलो चलो चलो. Very good morning. Turns out to be. Now let's start. अपना last discussion हुआ था I guess about these illustrations and deception के ऊपर ना. Cheating was done. उसके cases discuss हो गए थे. These cases. ये cases आपको read करने के लिए बोला था if I'm not wrong. चलो बता दो. Anyone missing out on notes? 1 2 3. ठीक है. हाँ, जब तक जल्दी से केसेस देख लो. मैं रैंडमली लोगों को पूछने वाला हूं, नहीं तो बाहर जाओगे आप. तेरे को रोज कॉपी लगती है एक. तू उनको अलग चीजों के लिए तो यूज नहीं करने लग गया है. अरे ये तो रोज लेता है यार. हाँ, कब खोली है दुकान? हाँ, ये 100% फिक्स है. अगल बगल वाली क्लासें इसीलिए खुश हो रही हैं इतनी. दुश्मन घर में पाल लिया हमने. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके एवरीवन इज आई बिलीव सबने रीड किया केस. लेट्स सी. जी मैम, आप फर्स्ट. इरिडियम इंडिया टेलीकॉम इंडिया वर्सेस मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड. मैम कल बोला था आप लोग को रीड करने के लिए. नहीं होगा तो आप कल से बाहर जाओगे क्लास के. और जो टास्क क्लास में दिया जा रहा है आप अगले दिन स्ट्रेट बाहर हो. आप नहीं करके आ रहे हो तो ठीक है. सर क्यों, क्या लॉजिक है? कितने लोगों ने एक्चुअली रीड किया केस? ठीक है. यस लॉरेन प्लीज गो अहेड. ठीक है. अभी रीड किया क्या? ठीक है, आप सेकंड केस देखो. पराग फर्स्ट. ठीक है, तो यू सेइंग कि इवन इफ अगर आपने इंफॉर्मेशन को बताने से ओमिट कर दिया, कुछ ना बोलना भी गलत बोलने के बराबर है. कुछ ना बोलना भी गलत बोलने के बराबर है. हेंस आप ये वर्ड डिसेप्शन यूज करते हैं वहां पे. अच्छा, अपन पढ़ क्या रहे हैं? अगेन आप लोग पढ़ रहे हो अबाउट द प्रोविजन रिलेटिंग टू चीटिंग. चीटिंग के मेन इंग्रेडिएंट्स क्या थे? आप लोगों ने बोला था भाई सामने वाले बंदे ने आपको डिसीव किया है. डिसीव किया विद अ बैड इंटेंशन. जो उसको पता था कि जो वो बोल रहा है वो गलत है, स्टिल उसने आपको ये बोला जिसकी वजह से आपको क्या हुई? इंजरी हुई. यहां तक सब साथ में. कल अपन ने ये चीज डिस्कस की थी. अब इस केस में देखो वापस से, ये था इरिडियम इंडिया टेलीकॉम इंडिया वर्सेस मोटोरोला. द सुप्रीम कोर्ट इज हटा देना, हैज हेल्ड, सॉरी इन दिस केस प्लीज डाल देना. In this case has held that deception is necessary ingredient under both part of section. Complainant must prove that the inducement has been caused by deception. कंप्लेनेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसने ये काम क्यों किया, क्योंकि सामने वाले बंदे ने उसको कुछ डिसीव किया. डिसीव करने का मतलब होता है गुमराह किया, गलत बताया कुछ. Exercised by the accused, it was held that non-disclosure of information would also be treated as misrepresentation of facts leading to deception. So, someone if didn't told you or didn't tell you कि आप लोगों को इस चीज के अंदर से क्या फायदा है, क्या नुकसान होने वाले हैं, अगर वो बात बताना जरूरी थी ऐसे केस के अंदर, क्योंकि उसने जानबूझ के इंफॉर्मेशन मिस आउट कर दी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डिसेप्शन बोल सकते हैं. सो नाउ इस केस के बगल में दो चीजें लिख लो. Stating wrong facts, stating wrong facts. Next, knowing it to be false. Stating wrong fact, knowing it to be false, or omitting relevant information, omitting relevant information. Next point, while knowing कर देना उसमें प्लीज. while knowing about that information.
while knowing about that information. ये सारे लिखे पॉइंट. All these amount to deception, which eventually leads to cheating. All this leads to deception, which eventually leads to cheating. Sure enough? Okay, let me give you this example for. I came up to Yes and मैंने मेरी जो ओल्ड क्लास थी वहाँ पे पढ़ाना बंद कर दिया. अच्छा, वहाँ पे सारे मेजर सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता था, तो यूजुअली इट वाज नॉट द क्लास, इट वाज मी, जिसकी वजह से कोई वहाँ पे ज्वाइन कर रहा था. नाउ समवन कम्स डाउन एंड सेज ही वांट्स टू ज्वाइन फॉर CS एग्जीक्यूटिव ओवर देयर. इज द टीम सेम? So my office girl says, yeah, the team is almost the same. Don't worry with this. With some minor changes. Sign किया, receipt काटी, पैसे लिए, बच्चे को receipt दे दी and left. When she comes down and she sees all new faculties out there, is this deception or not? This is deception. Why? उसे पता था एक major event, but still she omitted to tell it. अच्छा, इसी को change करते हैं. When she was taking fees, she believed, और actually वहां का सीन ऐसा ही था कि मैं ही पढ़ाने वाला हूं. And the students gave that money, she took it. But post 20 days, पता पड़ा that I am not going to teach. Post 20 days, उसमें किसी को भी नहीं पता था, एक sudden event था. Now is this cheating? नहीं. फर्क कहाँ रहा है दोनों केसेस में? आपने कहा सर एक चीज समझो, knowing of fact and not disclosing. Knowing of fact but disclosing something else, both amounts to cheating. एक सेकेंड, दूसरे वाले केस में भी मेरी गलती है, मैं ये नहीं बोल रहा, पर दूसरे वाले केस में चीटिंग नहीं है. द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेज आउट हियर इज, दूसरे केस में भी बच्चे ने मेरी वजह से फीस दी है, उसको मैं ही मिलना चाहिए वहां पे पढ़ाने के लिए. अगर मैं नहीं मिल रहा हूं तो ये हमारी गलती है, पर ये चीटिंग नहीं है. यहां आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो कि भाई गलत, जिससे पढ़ने आए थे उससे पढ़ने को नहीं मिल रहा. However, आप चीटिंग का केस फाइल करके मेरे को जेल नहीं भेज सकते. द डिफरेंस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू रेज आउट हियर. आर वी श्योर विद दिस? सो अब इनको पढ़ना. स्टेटिंग रॉन्ग फैक्ट, नोइंग इट टू बी फॉल्स. आपको पता था आप गलत बता रहे हो और आपको पता है कि ये गलत है. और ओमिटिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, आपने ओमिट कर दिया बताना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन while knowing about that information. All these amount to deception. इन सबको गुमराह करना कहते हैं, और डिसेप्शन को ही आप क्या बुलाते हो? चीटिंग बुलाते हो. अभी श्योर इनफ? श्योर. ये केस था आपके लिए ऑफ इरिडियम इंडिया टेलीकॉम वर्सेस मोटोरोला. अच्छा, एक है ना चीज मेरे से आप एंड तक आते आते पूछोगे कि सर ये सारे केसेस के नाम रखना जरूरी होता है क्या? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन होगा. अच्छा देखो, मोस्टली आप इतने सारे नाम याद नहीं रख पाते हैं, एंड इवन द एग्जामिनर अंडरस्टैंड्स एंड इवन वी अंडरस्टैंड कि आप इतने नाम याद नहीं रख सकते. द बेस्ट प्रैक्टिस याद रखो, बट अ गुड प्रैक्टिस फैक्ट्स एंड डिसीजन याद रखो इन अ गिवन केस ऑफ, और इसका खाली एक नाम भी लिख देना, ऑफ मोटोरोला लिमिटेड कैन गिव एन इम्पैक्ट कि आप क्वेश्चन का आंसर किस तरफ लेके जाना चाह रहे थे. हाउएवर बेस्ट चीज यही है कि आप नाम मेंशन करें. नहीं हो रहा है तो उसके बाद आप इन अ गिवन केस, अब इसमें आपको मोटोरोला इनकॉर्पोरेटेड अच्छे से याद रह सकता है. इन द गिवन केस ऑफ मोटोरोला द फैक्ट्स ऑफ द केस वर एंड द जजमेंट वाज दिस. अगर आप ऐसे भी लिखते हैं कंप्लीटली डोज, एकदम ठीक है. अब इसमें एक होता है होशियार, एक डेढ़ होशियार, फिर वैज्ञानिक. ठीक है, ये वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं? ये खुद के केस बनाते हैं. ठीक है, वेंकटेश बाई वर्सेस नोकिया इनकॉर्पोरेटेड, और यही केस लिख देंगे. गाइस प्लीज, ये जो केसेस हैं ये मॉड्यूल में दिए हुए हैं, ये तुम्हारे मॉडल आंसर में होंगे, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते. लॉ के पेपर में ऐसा चल जाता है. क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट लॉ में कहीं से कोई भी बुक पढ़ सकता है, कोई भी केस रेफर कर सकता है. सो यू गिव एनी एग्जांपल, द कॉपी चेकर हैज टू गिव अ थॉट कि भाई फैक्ट्स अच्छे हैं, केस सही होगा. हाउएवर सीएस के अंदर तुमको गिन के 3 या 4 केसेस दिए जाते हैं जो उनके मॉडल आंसर में लिखे होंगे, केसेस टू रेफर. तो इसीलिए अपने बनाए हुए केसेस मत देना टिप्पणियां देते हुए, ठीक है एकदम, वरना तुम्हारा ही केस हो जाएगा वहां. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट इज क्लियर. नेक्स्ट अप इज एमएन ओझा एंड अदर्स वर्सेस आलोक कुमार श्रीवास्तव. एनीवन हु वांट्स टू ट्राई दिस केस? ओके, सो अगर मैं आप ही की बात को एक बार एक बहुत लेमन साइड में अलग करूं,
तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने कहीं से टोबैको परचेज की है जिसके लिए मुझे कुछ स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। हाउएवर जो बेच रहा था उसी ने आपको कंफ्यूज करके बोल दिया कि स्टैम्प ड्यूटी मैं ही कलेक्ट करता हूँ और आपको अलग से जाके इसके ऊपर कोई स्टैम्प पेपर पे स्टैम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, और इसने आपसे फॉल्सली स्टैम्प ड्यूटी लेके आपको रवाना कर दिया। इन सच अ केस दिस गाय न्यू इट वेल कि ये स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है, स्टिल इसने आपको कंफ्यूज किया, डिसीव किया, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि आपके साथ चीटिंग हुई। डू अग्री विद दिस? ओके, ठीक है, काफी हद तक फेयर इनफ केस है। अब एक मिनट देखना, ये सारे केसेस जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये सारे सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है? नहीं। कौन सा जुरिस्डिक्शन? एपेलेट जुरिस्डिक्शन होता है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब समझो, मतलब ये सारे डिस्प्यूटेड केसेस हैं, नीचे कुछ जजमेंट और आए थे, ऊपर आते आते तक चेंज हो रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट अगेन, अब इस केस में पंगा क्या हो रहा था कि चीटिंग है कि नहीं है, यहां पे एक बात आ रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, पहले केस समझना फिर इसके फैक्ट्स बताता हूं। सर फैक्ट्स याद करने की जरूरत है क्या? नहीं, सिर्फ आपको इस केस का मतलब बताने के लिए फैक्ट्स बताता हूं। आप एमएन ओझा पढ़ रहे हो, एमएन ओझा केस में क्या है, द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस हैज हेल्ड दैट वेयर द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है, जहां पे इल्जाम लगाने वाला जिस इंसान है उसके ऊपर उसका इंटेंशन इज टू रिटेन रॉन्गफुली द excise duty which the state is empowered under law to recover from another person who has removed non-duty paid tobacco from one bonded house to another, they are held guilty of cheating। अब इसमें क्या हुआ, इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाया हुआ है, क्या केस बनाया इसके ऊपर कि इस बंदे ने क्या किया, ड्यूटी कलेक्ट कर ली, स्टैम्प ड्यूटी या फिर एक्साइज ड्यूटी, ये दो चीजों में से, ठीक है, उस टाइम पे। अब यहां पे ये ड्यूटी कलेक्ट करने का राइट एंटायरली गवर्नमेंट का होता है और रिकवर करने का राइट भी गवर्नमेंट का है। अच्छा, अगर आप लोगों ने कभी स्टैंप के बारे में पढ़ा हो तो अपन लोग बोलते हैं, अपन है ना इम्प्रेस्ड स्टैम्प पेपर लेके आते हैं, उसके ऊपर अपन कुछ लिखते हैं या फिर अपन स्टैंप अटैच करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पैसे देते हो और स्टैंप को अटैच कर देते हो। तो ये जो भी सारे स्टैम्प्स एंड टैक्सेस हैं ये मोस्टली गवर्नमेंट ही कलेक्ट करती है। इस केस में इस अक्यूज ने क्या किया, इसके बाद जो टोबैको था वो पहली बात नॉन स्टैम्प ड्यूटी पेड था, मतलब उसने खुद उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी थी। अगर इसने पहले उस पर स्टैम्प ड्यूटी दे दी होती तो हम समझते कि आप अपने कंज्यूमर से कलेक्ट करेंगे और अपने पास रख लेंगे। आई एम रिपीटिंग, अगर इसने पहले स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी होती तो हम समझते कि आप यहाँ पे इससे कलेक्ट करेंगे और आपके पास रख लेंगे। हाउएवर इसके पास जो खुद टोबैको था उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पेड नहीं थी और ये बंदा आगे पास ऑन कर रहा है और आगे पास ऑन करके क्या बोल रहा है, स्टैम्प ड्यूटी दो। इस केस में दिस गाय वॉज नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्यों नहीं कलेक्ट कर सकता वो? क्योंकि जो चीज आपने पे की है वो ही आप रिकवर करोगे। आपको टैक्स में सर ने बताया होगा दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस में अल्टीमेटली द बर्डन ऑफ टैक्स कंज्यूमर के ऊपर आता है। सही बात है। व्हेन आई एम सेइंग द लास्ट पर्सन इज द कंज्यूमर राइट नाउ टोबैको का, तो अल्टीमेटली कौन भरेगा टैक्स? वो भरेगा। उससे पहले जब ये बंदा इसकी को खरीद रहा था उस टाइम कंज्यूमर ये था तो टैक्स इसने दिया होगा, उससे आगे वाले ने पहले टैक्स दिया होगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जो ये बंदा उस टाइम उसे कंज्यूम कर रहा है वो टैक्स देता है, आगे करता है टैक्स देता है और फाइनली कंज्यूमर से आप पैसे कलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब होता है खाली अल्टीमेट टैक्स कंज्यूमर बेयर करता है और कोई भी बेयर नहीं करता। अग्री विद दिस? यू गाइस अग्री विद दिस? नाउ ट्राई टू सी, इस बंदे के पास जो टोबैको था वो कौन सा था? नॉन ड्यूटी पेड। नॉन ड्यूटी पेड का मतलब इस पे पैसा नहीं दिया था उसने। अगर तूने पैसा दिया नहीं तो तू कलेक्ट कैसे कर रहा है? तुझे पता था ना तूने स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी है, तुझे पता था ना कि तूने कोई भी और एक्साइज ड्यूटीज पे नहीं करी है। अगर ये चीजें तूने नहीं करी तो तू कलेक्ट कैसे कर रहा है? ऑन दिस ग्राउंड कि आप लोगों ने यहां से आगे कोई टैक्स पे नहीं किया था, स्टिल इधर से आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, दिस अमाउंट्स टू चीटिंग। श्योर इनफ? अच्छा ठीक है, अब इस पर आप एक नेक्स्ट चीज समझना। आप लोग अगर आपकी फीस रिसीट्स देखें तो अब इस पे जीएसटी अमाउंट अलग से ऐड होकर आ रहा होगा। क्यों? और अच्छा पहले वालों की देख लो, उनको हम इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी वर्ड यूज करते थे, से अभी जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें जीएसटी अलग से बोल रहे हैं। फर्क क्या है कुल मिला के? हम लोगों ने अभी लास्ट टाइम टर्नओवर के हिसाब से कलेक्ट किया और अब सबका जीएसटी पे करना स्टार्ट करना है। तो लास्ट टाइम हमें पूरे के पूरे प्रोविजंस पता पड़े कि भाई आप लोगों को इतना % जीएसटी कलेक्ट करना है, ऐसे 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 से सब कुछ बताया कि किस तरीके से जीएसटी कलेक्ट करना है। तो इस बार बिल से अलग से सेपरेट करके जीएसटी लेना चालू किया, विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी पेड। अब विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी पेड, इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट इफ हम आपसे जीएसटी कलेक्ट करें पर आगे पास ऑन ना करें और आपको बोलें दैट वी हैव पेड, डोंट यू थिंक वी हैव डन cheating? Yes, we have done cheating. क्यों? We knew a fact that we are not going to pass GST, but still हमने तुम पे GST चार्ज किया। इसका मतलब है कि हमें एक फैक्ट पता था, हमने तुम्हें बताने से ओमिट किया और तुमसे पैसे लेके रख लिए। This is what amounts to cheating। एक बार केस वापस से देख लीजिए।
आगे पास करते हैं, ऐसे मत देखो। डन है क्या? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आज पढ़ाते पढ़ाते थक गया और मैंने कहा यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है पर कौन पढ़ाएगा। मैं कहा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। नोइंग इट दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट आई वॉज टायर्ड, आई सेड छोड़ दो, आगे बढ़ा दिया और वही चीज एग्जाम में आ गई। विल दिस अमाउंट टू चीटिंग और नॉट? वाई? पहली बात मेरी, अच्छा नहीं, नेग्लिजेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पता था दैट दिस इज इंपॉर्टेंट, यू बिलीव्ड ऑन मी कि भाई ये बोल रहा है नॉट इंपॉर्टेंट है तो नॉट इंपॉर्टेंट है, वही चीज एग्जाम में आ गई तो आपने बोला कि अरे तो चीटिंग थी। इसी जगह स्विच अप, जेन्युइनली मैं कोई चीज बोल रहा था दैट ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे एक्चुअली यही लगता है कि वो सच में इंपॉर्टेंट नहीं है बट टर्न्स आउट टू बी कि वो एग्जाम में आ गया। व्हाट इज द डिफरेंस इन आइदर ऑफ द केसेस? आपने नहीं, फैक्ट्स में नहीं, दोनों में मेरी इंटेंशन में फर्क था, सिर्फ मेरी इंटेंशन का फर्क था। केस दोनों सेम है। पहले वाले में मेरी इंटेंशन थी आगे बढ़ जाने की, दूसरे वाले केस में मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब यहां पे इसने क्या बोला कि लेट्स सपोज दैट एनीवन इज वर्किंग और काम करते करते उससे कोई नेग्लिजेंस हो गया। नेग्लिजेंस मतलब एनीवन नेग्लिजेंस मतलब जहां पे एक अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो और ज्यादा केयर से काम करता, पर मैंने नहीं किया। दिस इज नेग्लिजेंस। एकदम सही बात है। नाउ इन टी इट वॉज हेल्ड दैट नेग्लिजेंस इन ड्यूटी विदाउट एनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैन नॉट अमाउंट टू चीटिंग। आपके काम में नेग्लिजेंस था पर आपका इंटेंशन नहीं था कुछ गलत करने का, सिर्फ नेग्लिजेंस था। तो अब यहां पे एक लाइन जो आपके इधर वाले चार्ट में ऐड करनी है, that negligence alone cannot be treated as cheating। एक डॉक्टर के पास आप गए ट्रीटमेंट करवाने, आपने उस डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर ने बात सुनी, उसे जितनी समझ आई उस हिसाब से उसने जल्दी 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 ट्रीटमेंट दे दिया। टर्न्स आउट टू बी उस ट्रीटमेंट से आप ठीक नहीं हुए, आपके 3 दिन वेस्ट हो गए। देन यू गो डाउन टू अ नेक्स्ट डॉक्टर जो बोलता है कि यार आपको ये दिक्कत थी नहीं, आपको कोई दूसरी दिक्कत थी। ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि एक डॉक्टर का डायग्नोसिस सही नहीं निकला, दूसरे का निकल गया। बट इन सच अ केस क्या आप पहले वाले डॉक्टर के ऊपर चीटिंग का केस फाइल करते हो? ना, आंसर इज नो। आप चीटिंग नहीं करते, नेग्लिजेंस है, बात मान लेते हैं। अच्छा नेग्लिजेंस है, कॉम्पनसेशन मांग लोगे। अपन मांगते नहीं है इंडिया के अंदर, हमें पता है कि बहुत टाइम लगेगा, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि अपन अगर गुस्सा हो भी गए तो अपन उससे क्या मांगेंगे? कॉम्पनसेशन मांगेंगे फॉर द लॉस ऑफ टाइम, फॉर द पेन, फॉर द मनी विच यू हैव लॉस्ट। हाउएवर चीटिंग का केस नहीं बनता। यही चीज आर आर्या वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोली गई। इट वॉज हेल्ड दैट नेग्लिजेंस इन ड्यूटी विदाउट एनी dishonest intention cannot amount to cheating. Now this was a bank case. A bank employee, when on comparison of signature of drawer passes a check, there may be negligence resulting in loss to bank, but it cannot be held to be cheating. अब क्या हुआ? Let's suppose विकास सर ने लिख दिया यहाँ पे भाई पे टू चिराग इस मंथ की सैलरी 17,000। हाँ ठीक है, मुझे पता था। हाँ 1 0 और लगा दूँ ना? हाँ इतना होता तो चाहिए क्या था मुझे जीवन में यार। तो ये साइन करके दे दिया, ठीक है। हाउएवर जो नीचे साइन किया हुआ है वो विकास सर का नहीं है, चेक उनका है। बैंकर के पास गया, मैंने चेक दिया, बैंकर ने चेक देखा, उसको सच में लगा कि ये विकास सर का ही साइन होगा, या फिर उसने मेहनत भी नहीं करी चेक करने के लिए, पास कर दिया चेक, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। इन सच अ केस बैंकर ने नेग्लिजेंस किया है। ये बैंकर की ड्यूटी होती है। आपके चेक में 2 दिन पास होने में इसीलिए लगते हैं क्योंकि जहां पे आप चेक डिपॉजिट करते हो वहां से अकाउंट होल्डर के बैंक के पास ये चेक जाता है, वो कंफर्म करते हैं कि यस दिस इज द सिग्नेचर एंड चेक ऑफ माय अकाउंट होल्डर एंड आई एम डेबिटिंग हिज अकाउंट और क्रेडिटिंग योर अकाउंट। तो अब इस पूरे सीन में अगर विकास सर के बैंकर ने उनका साइन सही से चेक नहीं किया,
अगर इस सब में विकास सर के बैंकर ने उनका साइन सही से चेक नहीं किया तो ऐसे केस में नेग्लिजेंस हुआ है, वो बैंक से कॉम्पनसेशन मांगेगा, समझ में आता है। बैंक के ऊपर चीटिंग का केस नहीं बनता। चीटिंग के केस के लिए बैंक वालों ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ साथ देना चाहिए था। एग्जांपल, एक्सिस बैंक के ऊपर एलिगेशन लगा था, वापस बोल रहा हूं, वर्ड एलिगेशन यूज कर रहा हूं, प्रूव नहीं बोल रहा हूं। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक्सिस बैंक के ऊपर एलिगेशन लगा था कि इन लोगों ने पैसा कन्वर्ट करने में लोगों की हेल्प की है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन, आप सर्च करके देखिएगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन बनाया गया था इसके ऊपर। अब इस एलिगेशन के अंदर हुआ क्या, एक्सिस बैंक को बोला गया कि आप लोगों को पर डे की मॉनेटरी लिमिट दी गई थी, हाउएवर फंड फ्लोज अच्छे रखने के लिए आपके पास वक्त से ज़्यादा पैसे भेज के रखे गए थे, कंसिडरिंग योर कस्टमर्स। हाउएवर आपका पैसा जल्दी खत्म हो रहा था एज अगेंस्ट जितने पैसे आप ले रहे थे। तो इस केस में हमें समझ में आ रहा है कि आपने कुछ फेक नाम की एंट्री करके भी कैश चेंज किया है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी बैंक के पास जा सकते थे, पैसे एक्सचेंज कर सकते थे, इफ यू रिमेंबर, जो अपना डीमोनेटाइजेशन का टाइम आया था। तो इसी केस में और इसी सिचुएशन में हमको एक चीज़ समझ में आई थी कि भाई एक्सिस ने यहाँ पे क्या किया, चीटिंग, ये एलिगेशन था। अब इस एलिगेशन ऑफ चीटिंग में आपने एलिगेशन क्यों लगाया? पहली बात, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। तो आपने वापस से उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन पकड़ ली। क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के ये कर रहा था, दे न्यू इट वेल कि ये अलाउड नहीं है। श्योर इनफ, एक बार से सारे के सारे केसेस वापस देख लो अगर कोई डाउट है तो। देख लेंगे केसेस, कोई दिक्कत नहीं, केसेस सारे क्लियर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आप जा रहे हो सेक्शन 416, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एनीवन हैविंग एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज पर्सोनेशन? एनीवन नोइंग एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज पर्सोनेशन? नो? पर्सोनेशन मतलब पर्सोनेट करते हैं। बेटा कहां से ला रही हो? गोस फाइन। आप ऑफिस आए, ऑफिस में फीस देने के लिए आए, फीस देने के लिए आए, आपने बोला मैं फीस दूंगी, तो सिर्फ और सिर्फ विकास हो रखो। मैं बाहर आया, मैं कहा जी मैम बताइए, लिए जेब में स्ट्रेट रवाना, एकदम वहीं से मीठा बोलते बोलते, हाँ ना। तो यहाँ से ये जो पैसे लेके मैं निकल गया, दिस इज चीटिंग। आई न्यू इट दैट आई एम नॉट विकास बट द अदर पर्सन वॉज कन्फ्यूज एज टू हु इज विकास। ऐसे केस में उन्होंने उठाया, रखे, रवाने हो गए। दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। एकदम ठीक है क्या? अपने चीटिंग बाय पर्सोनेशन के लिए आप हरीश सर को कभी भी एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। ही कैन प्ले मल्टी डायमेंशनल रोल्स फॉर एनी टाइम, और वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो वंस अ टाइम आई केम डाउन विद हरीश सर फॉर अ सेमिनार। सेमिनार में बैठे हुए और ये ना हरीश सर हो जाते हैं सेमिनार में एकदम क्रेजी, उनको मजा आ जाता है इतने सारे लोग देख के, और फिर वो कुछ भी बोल सकते हैं। और कितनी बार वो जो बोलते हैं, मैं और वैभव सर देख रहे होते, हमने कब किया ये, ऐसे जनरली ये बात चल रही होती है। सो लास्ट टाइम मैं और वैभव सर ऐसे बैठे हुए हैं और आगे चल रहा था, हम लोग किसी लॉ कॉलेज में थे, कहीं पे अच्छा सेमिनार चल रहा है। तो हरीश सर मेरी तरफ देखते हैं, सर आपको याद है वो सेशन कोर्ट में उस दिन जब आप उस केस में लड़ रहे थे, मैं वहाँ था। मैं कहा है, मैं कहा मुझे तो मराठी भी नहीं आती भाई, मैं तो महाराष्ट्र में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा था। मैं या आया और फिर मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मैं क्या झूठ बोल रहा है साला सामने सामने। आगे चलते चलते मजा आ रहा है उनको, करते 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 धीरे 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 बोलते हैं एक बार तो उनको ICAI में यहाँ पे इधर पुणे चैप्टर का प्रेसिडेंट बनने का ऑफर आया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ही ओनली लाइक्स टीचिंग। मैं कहा साला झूठा, मेंबरशिप के लिए दगड़ू सेठ के चक्कर काट रहा है रोज की, भगवान मदद करो, ये प्रेसिडेंट बन रहा और लंबे लंबे दिए जा रहे हैं और बच्चे भी कह रहे हो कैसे किया सर, बस ये चल रहा है। ऐसी हालत कर रखी है इन लोगों ने। हमने कहा बहुत बड़ा चीटर है। मैं बाहर आया, मैंने विकास सर को बोला, मैं आज के बाद इस आदमी के साथ मैं किसी सेमिनार में नहीं जाऊंगा, किसी दिन अगर कोई इसको पहचानने वाला सामने हो तो नीचे से जूते फेंकने वाले हैं हम, तो चलेगा एकदम। सो अच्छा ना, उनकी आदत है ग्लोरीफाई करके बताने की। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि अगर कभी हरीश सर किसी के सामने इम्पर्सोनेट करते हैं कि अपनी जगह किसी और को पर्सोनेट करके बताते हैं या फिर बताते हैं कि हाँ मैं ही वो हूं, this is nothing but section 416, cheating by personation. Sure enough. Now this is, or this can be a grave offense.
ग्रेव ऑफेंस क्यों हो सकता है? क्योंकि अभी तक अपन ने तो क्या एग्जांपल लिया, सिर्फ और सिर्फ पैसों के केस में पर्सोनेशन। पर्सोनेशन कहीं भी हो सकता है, माइट भी आप किसी इंसान के ऊपर जबरदस्ती एक केस बना दो पर्सोनेट करके कि ये वो बंदा है। अच्छा, ये जेन्युइनली मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त के साथ, बहुत अच्छा तो नहीं था पर एक दोस्त के साथ केस हुआ था। तो क्या हुआ कि दीज वर सम 5-6 पीपल जिनमें से किसी एक ने मर्डर कर दिया। ठीक है, ऐसे मत सोचो, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं पर इस केस के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये 6 लोग थे, उनमें से किसी एक ने मर्डर कर दिया। ठीक है, बाकी 5 सिर्फ धन्यवाद में घूम रहे थे, मतलब कुछ भी कर नहीं रहे थे, सिर्फ साथ में खड़े थे। व्हेन पुलिस केम, उन्होंने 3 को अरेस्ट किया। 3 को अरेस्ट करने का रीजन क्या था? एक ने अटैक किया था और 2 सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे थे इर्द गिर्द, तो बाकी 2 पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B बनाना चाह रहे थे और एक पे मर्डर 302 बनाना चाह रहे थे। अब इसके आगे बढ़े, एक बंदे को अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि इसके लिए बोला गया था, अच्छा मान लीजिए उसका नाम है अजय और जो जिसको इनको पकड़ना था उसका नाम है गौरव। लेट्स से कि भाई जिसको इनको पकड़ना है उसका नाम गौरव था और जिसको ये पहुंच गए उसका नाम अजय। अब ये पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने कहा कि आपका नाम क्या है? तो इस बेचारे ने बोला कि अजय मेरा नाम है। ये बंदे क्या सोच के आए थे, किसको अरेस्ट करना है? गौरव। इसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके लिख दिया अजय उर्फ गौरव। उर्फ का मतलब समझते हो? मतलब कि इसका दूसरा नाम। अरेस्ट लेके चले गए और मेरे पास बाद में उसकी मॉम डैडी फोन है, बोले वो तो उस पिक्चर में ही नहीं था, उसको अरेस्ट कर लिया। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अरेस्ट कर लिया? मैं कहा वो गौरव कहाँ रहता है? बोले ये दोनों सेम रूममेट्स थे, तो वो उस रूममेट को पकड़ने आए थे, वो नहीं मिला तो इसको पकड़ के ले गए। और ये बेचारे का कोई काम धंधा भी नहीं है, ये सो रहा है आराम से घर में, अरेस्ट करके अंदर मर्डर ट्रायल के अंदर चला गया है अजय उर्फ गौरव। ठीक है, मैं कहा मतलब आज मुझे समझ में आया कि वो ऊंट पे बैठे इंसान को चढ़ के कुत्ता काट ले, वो कहावत का मतलब क्या होता है कि तेरा कोई काम ही नहीं था और जबरदस्ती फंस गया। तो और एक सेकेंड, इट टुक हिम 7 years टू प्रूव कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अजय उर्फ गौरव। इस केस को खत्म करने में इतना टाइम लग गया। नहीं बाहर आ गया पर प्रूव करने में 7 years लग गए। क्यों? क्योंकि जब केस का एंड में जजमेंट आएगा तब आप फ्री या कुछ होगे, तो एंड में जाके प्रूव कर पाया और पुलिस वालों को कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस वालों ने कह दिया हमें जैसी इंफॉर्मेशन मिली थी हमने लिख दिया, खत्म बात। और पुलिस वालों को आप इस चीज में अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सब तो ऐसे होता है, इसे कभी आड़े आना ही नहीं। कितनों के घर पुलिस वालों घर वालों से, मैं तो कभी कुछ गलत कहूँ तो मन पे मत लेना, आई एम सॉरी। ठीक है ना, एकदम कुछ भी होना तो मतलब विकास हो रहा के अगेंस्ट जाना। एज पर सेक्शन 416 a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting one person for another। आपको पता था आप वो इंसान नहीं हो, स्टिल आपने अपने आप को पर्सोनेट किया उसके अंदर, और representing that he or any other person is person other than he और such other person really is। वो कोई और इंसान है और पर्सोनेट करके कोई और दिखा रहा है। किसी ने वेलकम मूवी बड़े गौर से देखी क्या? वेलकम मूवी सबने गौर से देखी है। एंड में जब वो घर हिल रहा होता है वो सीन देखा क्या? देखा है। उसमें ना एक डायलॉग में एक लॉयर धीरे से आके बोलता है सर मैं तो बोलता हूँ इस आरडीएक्स को ही मार देते हैं, और गलती से वो आरडीएक्स को ही बोल रहा होता है क्योंकि आंखें बंद होती है, तो पीछे से किसी ने कान में आके आइडिया दिया तो बोलता है मैं मजनू भाई बोल रहा हूँ। दैट इज पर्सोनेशन। He knew it what he is doing but he changed it and told it someone else's name। ठीक है एकदम, that's personation। Explanation is the offense is committed whether the individual presented is a real or imaginary person। Now let's say now, अच्छा एक सेकेंड, what this line means, मैंने नहीं, मान लो कि किसी लड़की को अरेस्ट किया, वो अपना नाम मुमताज बता रही है, कह रही है मेरा रीइनकार्नेशन, मेरा फिर से जन्म हुआ है, शाहजहां से बदला लेने आई हूँ, लेके मानूंगी, दुर्गा अष्टमी के दिन मार के मानूंगी इसको। तो ये प्लान है, ठीक है, ये सारा झूठ है प्योरा। सो नाउ दिस ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सन पर्सोनेटेड इज रियल, आप जिसकी बात कर रहे हो वो जिंदा है, और इमेजिनरी, डजंट मैटर, आपने खुद की इमेजिनेशन हटा दी ना, द क्वेश्चन कम्स टू एन एंड। एकदम ठीक। नाउ नेक्स्ट अब illustrations। now these are time pass illustrations। illustrations मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बार के एग्जाम में 2019 में illustrations के ऊपर क्वेश्चन आया, that state illustrations of such cases। एकदम ठीक है। so illustrations are important। A cheats by pretending to be a certain rich banker of the same name। A cheats by personation। एकदम ठीक। A cheats by pretending to be B, a person who is deceased। A cheats by personation। मालामाल वीकली देखी क्या? एंथनी
मालामाल वीकली नहीं देखी यार, तुम लोग चीप मूवीज नहीं देखोगे ऐसे नहीं चलेगा। मैं जो जो मूवीज दे रहा हूँ ना वो लिखते जाओ तुम लोग, ये देखनी जरूर है। मालामाल वीकली में एक बंदे को लॉटरी लगती है, रात को फोन कर रहा होता है सबको और रात में ही मर जाता है। उसके बाद लोगों ने उसको इम्पर्सोनेट किया कि ये जिंदा है, एक बंदे को वो बना के घुमा दिया एक्चुअली, कि नहीं परेशान नहीं था वो, ओमपुरी को पर्सोनेट कर दिया कि ये है एंथनी, एकदम ठीक है। सो अब यहां पे जो किया उन लोगों ने, इट वाज ए चीज बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ पर्सन हु इज डिसीज्ड। नाउ वे कमिंग डाउन टू दीज केसेस। अच्छा, इन केसेस के ऊपर आप बीबीआईएम पे डाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि चीटिंग पर से के बाद, चीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सोनेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम रीड सारे केसेस कर रहे हैं बट दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। क्या चीज? Misrepresentation can be of facts, impersonation can only be of a personality. Misrepresentation can be of anything, it's a wider term. I misrepresented anything, मतलब कोई बात गलत बता दी, कोई सिचुएशन गलत बता दी, कुछ भी कर दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, इम्पर्सोनेशन सिर्फ और सिर्फ एक इंसान का मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, अपने नाम को छुपाना, किसी और नाम को लगाना। सो ये छोटा है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज है। मिसरिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। मैंने तुमको ये वॉच दी बोल के कि एप्पल वॉच है, बाद में पता पड़ा 2000 की सस्ती टुच्ची वॉच है। ये जो मैंने तुम्हारे साथ किया, इवन दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन, एकदम ठीक है। हाउएवर दिस इज नॉट इम्पर्सोनेशन। तुमने मेरे से पूछा आपका नाम क्या, मैं शाहरुख खान, यहाँ पे जो मैंने किया आपके सामने, नाउ दिस इज इम्पर्सोनेशन विच इज पार्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इम्पर्सोनेशन छोटा है, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन बहुत ही बड़ा हो जाता है। कमिंग बैक नाउ, कुरेचन चाको वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। जल्दी जल्दी केसेस आप समझाओगे, ये प्रैक्टिस मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखाई, केसेस आप समझाएंगे। जल्दी रीड करो, यू हैव 2 मिनट्स टू गो फॉर। मैं तीनों में से कोई भी केस किसी पे भी लगाऊंगा। नोट से चलिए, मैं सिटिंग विद द फर्स्ट टाइम। डन है क्या सारे पढ़ ले केसेस? आई गिव यू 30 मोर सेकंड्स, खत्म करो, जल्दी खत्म करो। एंड जिन लोगों ने पहले खेल लिया उनको ऑप्शन नहीं दूंगा। लेट्स स्टार्ट। एवरीवनस डन? ठीक है सर, आप ट्राई कर लो। फर्स्ट केस, दिस इज कुरीचन चक्को वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। लैंड था इसमें, फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस प्रमोटर का केस है।
मतलब व्हाट आर, अच्छा देखो कभी भी ना मैंने आपको समझाया था, दो तरीके से केसेस को समझाया जाता है. एक होता है आयरैक स्टाइल, आप इशू बताते हो, कंटेंशंस एंड देन कंक्लूजन, मतलब इश्यूज फैक्ट्स एंड ये, या फिर आप चाहो तो फैक्ट्स बता दो फिर इश्यूज बता दो फिर कंक्लूजन. मैं यूजुअली पहले फैक्ट्स बताता हूँ फिर इश्यूज फिर कंक्लूजन. हाउएवर क्योंकि इस केस में फैक्ट्स नहीं है तो आप डायरेक्ट इशू बताओ और कंक्लूड करो. इशू का मतलब क्या है सर, इस केस के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई थी, प्रमोटर्स ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया ऐसी चीज का, ऐसी स्कीम का जो सर अनवर्केबल थी. जस्ट फॉर एन एग्जांपल 100% डिविडेंड देंगे हम आपको, विच इज अनवर्केबल, नहीं किया जा सकता. हाउएवर एट द सेम टाइम कोर्ट ने इस चीज को कॉग्निजेंस लिया, देखा, और उनका कहना था कि प्रमोटर्स ने यहाँ पे जो मिसरिप्रेजेंटेशन किया है वो चीटिंग है. क्यों सर? क्योंकि जो 100% का डिविडेंड था वो प्रमोटर जैसे इंसान को ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि अनवर्केबल है, इम्पॉसिबल है, हेंस उनका इंटेंशन प्रूव हो गया, खत्म. ऐसे बताने का इशू कंक्लूजन, इशू कंक्लूजन. एवरीवन गेट्स इट? ठीक है. पहला केस बहुत ही बढ़िया, आपने जो बताया वो एकदम सही है, सिर्फ मैं से वापस से रिफ्रेश कर देता हूं. अच्छा, एवरीवन नोज व्हाट इज अ कंपनी एंड व्हाट इज अ प्रमोटर. Now the promoter is the person who conceives the idea of the business and works until the incorporation of the company. अंडर आईपीसी हुआ क्या यहाँ पे कि भाई एक प्रमोटर ने एक स्कीम फॉर्म कराई, स्कीम फॉर्म करवाई और क्या बोला भाई सामने वालों को कि भाई इतना पैसा तुमको दूंगा एज डिविडेंड, या फिर प्रॉमिस किया कि इतना तुमको कैपिटल अप्रिसिएशन दूंगा. अब ये दोनों चीजें समझना गलत है. क्यों? पहली बात, आप लोग कभी भी डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकते कि आप कितना दोगे. क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो आपकी कंपनी आने टाइम में कमाएगी. नेक्स्ट, ना आप शेयर्स का कैपिटल अप्रिसिएशन बता सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है आने वाले साल में आपने कितनी डिमांड और सप्लाई आपकी शेयर्स की बढ़ी या कम हुई. तो ये दोनों ही चीजें बड़ी अनवर्केबल थी जो इस इंसान ने क्लेम कर दी. ही न्यू इट वेल कि वो ऐसा नहीं कर सकता, स्टिल उसने ये काम किया. तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला कि जब उसको पता था कि वो जो बोल रहा है वो गलत है, स्टिल वो आगे बढ़ा और उसने बोला he has done an offense under section 420 that is cheating. समझ में आया कि एकदम केस, पहला वाला केस एकदम क्लियर है. ठीक है, अब इसको एक बार देख लीजिए प्लीज. द मनी सर्कुलेशन स्कीम वाज alleged mathematically impossibility and promoter knew fully well that scheme was unworkable and false representation. अच्छा, एक फैक्ट बता दूं इसके अंदर, आपको चाहिए तो याद रखना. अगर यहां पे प्रमोटर को नहीं भी पता होता ना कि ये वर्केबल है या नहीं है, तब भी ये चीटिंग होती है. वाई? अरे हाँ, उस बेचारे को नहीं पता था, उसके हिसाब से यही ट्रू है. डिड यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? द प्रमोटर हैड नो इंटेंशन टू डू अ फ्रॉड विथ यू. ओके फाइन, बट व्हाट ही वाज क्लेमिंग एज पर हिम वाज करेक्ट. व्हाट माय पॉइंट इज, उसने गलत किया, हम गलत को बात मना नहीं कर रहे हैं, मैं इंटेंशन डिफाई कर रहा हूं. बट स्टिल ही विल बी कमिंग अंडर दिस सेक्शन ओनली, और यही पनिशमेंट मिलेगी. क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ने प्रोस्पेक्टस के रूल्स में द गोल्डन रूल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाया हुआ है, जो ये कहता है कि वाइल ड्राफ्टिंग द प्रोस्पेक्टस इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है. क्यों? क्योंकि आप पूरी पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, चाहे तुमने गलत किया हो चाहे तुमने फ्रॉड किया हो. मेरी पब्लिक का विश्वास इस कंपनी से उठ जाएगा, और कंपनी से नहीं पूरे मार्केट से उठ जाएगा. और ऐसा आज नहीं, ऐसा 50 बार हुआ होगा. सत्यम घोटाला, हमारा मार्केट बुरी तरह से क्रैश हो गया एकदम. अब ये जो सत्यम स्कैम इन लोगों ने किया, 2G स्पेक्ट्रम, ये जो स्कैम ये लोग कर रहे हैं, इसके इतने हैवी इंपैक्ट होते हैं, इसके इतने हैवी इंपैक्ट होते हैं कि हमारे मार्केट को रिबिल्ड करने में वापस से सालों लग जाते हैं. हेंस हमने पहले ही बोल दिया कि कोई भी हो, इंटेंशन कुछ भी हो, अगर पब्लिक से छेड़खानी की तो पनिशमेंट बराबर है. श्योर इनफ, मेक सेंस. अच्छा, फ्रीडम 251 फोन सुना था क्या? सबने सुना है फ्रीडम 251? 251 रुपए दीजिए, 6 महीने बाद 1 साल के अंतराल में आपको एक फोन मिलेगा, कैमरे वाला टच स्क्रीन फोन जिसके पीछे एक झंडा लगा हुआ था. इफ यू रिमेंबर, सर्च करके देखना. फ्रीडम 251 रिंगिंग बेल्स लिमिटेड कंपनी थी जिसने फोन्स लाए थे. एक फोन दिखा दिया डिस्प्ले पे, पूरी जनता हो गई पागल. 251 रुपए में मोबाइल. सबके सब मोबाइल बनाने वाले हैरान कि 251 रुपए में टच स्क्रीन फोन विथ कैमरा. अलग लेवल जा रहे हैं लोग. तो सारे इंडियंस ने पैसे लगा दिए. 251 251 251 251 सबने चढ़ा दिया प्रसाद. रिंगिंग बेल्स की बज गई घंटियां, क्योंकि जो चीज उन्होंने की थी वो इम्पॉसिबल थी. द प्रमोटर न्यू इट वेरी वेल दैट 251 रुपीज में फोन नहीं बन सकता. स्टिल उसने आपके सामने आया, एक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया. इन दिस केस इट्स अ क्लियर केस ऑफ चीटिंग. अभी सब के सब प्रमोटर ग्रुप एंड डायरेक्टर्स अरेस्टेड है.
डू वी गेट द डिफरेंस? व्हाट इज चीटिंग? यस. नेक्स्ट. अच्छा, आप चाहें तो रिंगिंग बेल्स केस भी डाल सकते हैं, एकदम इट्स अ प्रूवन फैक्ट, ऐसे कोई दिक्कत नहीं. रिंगिंग बेल्स का केस डाल सकते हो, ठीक है. अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं फ्रीडम 251 और रिंगिंग बेल्स लिमिटेड केस. आ जाइए आगे. मोहम्मद इब्राहिम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तूने खेला नहीं था आज? The accused has believed that he owned a property. How can he assume whether he has owned it or not? Try to understand. How can I assume that I own this property? I don't know na whether I own it or not. How can I assume? How? अच्छा, you assume that you have a Hayabusa. Will we agree this? नहीं. क्यों? How can you assume? You know कि आपके पास कौन सी बाइक है. अच्छा, अभी अगर मैं देखो 2 दिन के लिए मेरी कार चलाने दे दूं तो यू विल अज्यूम दैट दिस इज योर कार. अब बात समझते ने उल्टा बोल दिया. ये ए बी के पास एक जमीन है जिसमें वो रह रहा है. ए अज्यूम्ड दैट बी इज द ओनर. जा, आप समझा केस. You're going right. बोलना. So cheating नहीं है. So this is not cheating. ठीक है, बहुत बढ़िया. Anyone else who wants to try this case again? उसने एकदम सही बोला है. There's no problem with this. Anyone else? Yes, समर्थ. ठीक है, चलिए एक बार केस में समझा देता हूं. नाउ देयर आर 3 पार्टीज इन दिस केस. वापस से पहले अपन इशू समझा देते हैं इनको, ठीक है. मैं क्योंकि फैक्ट्स जानता हूं इसलिए पहले मैं थोड़े से फैक्ट्स बता रहा हूं, फिर इशू बताता हूं. फैक्ट क्या है? दैट विकास वोरा इज द ओनर ऑफ अ लैंड. ही इज द ट्रू ओनर ऑफ अ लैंड. उन्होंने ये लैंड रेंट पे दे रखी है किसको? बी को. श्योर? सो नाउ करंटली हु इज इन द पोजेशन ऑफ दिस लैंड? बी. नाउ बी ने क्या कर रखा है? अपनी बाहर की नेम प्लेट चेंज करके खुद का नाम लिख रखा है. घर को सालों से अपने पास ही रख रहा है और सबने उसको देखा स्टार्टिंग से, वही वो घर होल्ड करता है. ठीक है. नाउ ए नॉट नोइंग एनीथिंग आ जाता है और ये फ्लैट खरीदना चाहता है. एकदम ठीक है. इस केस में बी उसको बोलता है कि भाई मैं एक ऑस्टेंसिबल ओनर हूं, मतलब मैं ए का एजेंट हूं जो इसको पोजेशन लेके बैठा है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए. ऑस्टेंसिबल ओनर याद है? जिनको नहीं याद है सुन लो. जो एक्चुअली ओनर होता नहीं है पर जिसको ओनर ने परमिशन दी है कि आप मेरे बिहाफ पे इस घर को बेच सकते हो. एजेंट इज एन ऑस्टेंसिबल ओनर. तो बी ने क्या बोला इसको कि मैं एक ऑस्टेंसिबल ओनर हूं विकास वोरा की तरफ से, और विकास वोरा यहां पे रहते नहीं है. उन्होंने मेरे को बोला है कि अगर कोई बायर है तो आप घर बेच सकते हो. ए बिलीविंग दिस फैक्ट परचेस्ड दिस लैंड. ए ने इस फैक्ट को बिलीव किया और लैंड परचेज कर ली. श्योर? बी अपने रास्ते निकल गया. ए उस जमीन पर रह रहा है. अब कुछ दिन बाद विकास सर ने केस फाइल किया, पर विकास सर ने केस फाइल किया जिसके पास अभी इसका पोजेशन है, यानी कि ए. ये ए वो इंसान है जिसने जब ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी थी. ही नेवर इंटेंडेड, उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी. ही नेवर इंटेंडेड कोई भी गलत प्रॉपर्टी खरीदने का. उसका इंटेंशन साफ था. श्योर है? नाउ ए हैज परचेस्ड दिस लैंड फॉर गुड फेथ. विकास सर ने इसके खिलाफ क्या केस फाइल कर दिया? चीटिंग का, कि चीट करके मेरी प्रॉपर्टी लेके बैठा है. कोर्ट ने बोला कि इस केस में आप ए के खिलाफ चीटिंग का केस फाइल नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जिस पे आपने इल्जाम, अच्छा अभी केस किस पे किया है? ए पे किया. तो ए क्या हो गया? अक्यूज्ड. तो इसने बोला कि जिस अक्यूज्ड के ऊपर तुम केस कर रहे हो ना, इस बेचारे ने इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा है? गुड फेथ में खरीदा है, बिलीविंग इट कि जो दूसरा बंदा था ना वही इसका सच्चा ओनर था. तो ऐसे केस में आप ए के खिलाफ चीटिंग का केस मत फाइल करो.
दिस कम्स टू एन एंड. एक सेकेंड में रोक दो. हाउएवर एक बात बताओ, अगर विकास सर ने यही केस बी के अगेंस्ट किया होता तो क्या यहां चीटिंग का केस बनता था? आपने सर यहां चीटिंग का केस बनता था. श्योर इनफ, फैक्ट्स आर क्लियर. पढ़ लो जल्दी से, जल्दी केस देख लो एक बार. द अक्यूज्ड वाज एलिज्ड. अक्यूज्ड कौन है? वो बोनाफाइड बायर. सही है. द अक्यूज्ड वाज एलिज्ड टू हैव एग्जीक्यूटेड अ फॉल्स डीड. विकास सर ने ए के खिलाफ केस फाइल किया कि तूने गलत सेल डीड बनाई जानबूझ के. क्यों? एंड अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड बाय द रियल ओनर, दैट इज विकास सर, बाय ऑफ द प्रॉपर्टी. द अक्यूज्ड हैड अ बोनाफाइड बिलीफ. जिस पे आप इल्जाम लगा रहे हो उसका एक बोनाफाइड बिलीफ, मतलब इन गुड फेथ, एक क्लीन, एक साफ इच्छा से बिलीव था दैट द प्रॉपर्टी बिलोंग टू हिम. मतलब कि जिससे उसने खरीदी उसको प्रॉपर्टी मिल रही थी. एंड परचेजर ऑल्सो बिलीव दैट सूट प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द अक्यूज्ड. It was held that accused was not guilty of the cheating as ingredient of cheating were not present. Sure enough? Make sense? Last case, कौन समझा रहा है? यार आप वो तो करोगे, इस केस में इसके खिलाफ चीटिंग नहीं होगी, प्रॉपर्टी तो विकास सर को वापस मिलनी है. वी आर नॉट सेइंग दैट प्रॉपर्टी विकास सर को वापस नहीं मिलेगी, वो अलग बात है. पर ए का कोई दोष नहीं है. ए और विकास सर दोनों बी के खिलाफ केस करने वाले, दोनों ही चीटिंग का केस फाइल करने वाले यहाँ पे. पर ए को आप ये नहीं बोल सकते कि इसको जेल भेज दे, इसने चीट किया. द केस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू ए. नाउ श्रुति एंटरप्राइजेज एंड स्टेट ऑफ बिहार. हु वांट्स टू ट्राई? ठीक है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो पर से इस पे आपको कॉम्पनसेशन मिलता है, जब तक आप ये ना प्रूव कर दो कि इसमें क्रिमिनल इंटेंशन जुड़ा हुआ था, इसमें एक मेंसरिया जुड़ा हुआ था. अगर एक गलत इंटेंशन जुड़ी हुई तो ही आप इसको क्रिमिनल केस में ला सकते हो 420 के अंदर. दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू रेज. ठीक है, बहुत बढ़िया. नाउ लेट्स रीड दिस केस आउट स्लोली एंड स्टेडीली. सबसे बड़ा केस है, हार्ड नहीं, सिर्फ ज्यादा फैक्ट्स नहीं इसमें. इट वॉज हेल्ड दैट मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइज टू criminal prosecution under section 420. अच्छा, what is criminal prosecution? मतलब कोर्ट में जाके आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते. क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन मतलब क्रिमिनल केस. श्योर? तो देखें, इट वॉज हेल्ड दैट मियर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर 420 अनलेस fraudulent or dishonest intention is shown right at the beginning of the transaction. सही बात है. Fraud intention was showed at the beginning of the transaction when the offense is said to have been committed if it is established that the intention of the accused was dishonest. अब देखना, जब उधर से हमें समझ में आ गया कि कोई ऑफेंस हुआ है और आगे क्या पता पड़ा कि अक्यूज का इंटेंशन क्या था? डिसऑनेस्ट था एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द अग्रीमेंट, देन लाइबिलिटी विल बी क्रिमिनल लाइबिलिटी. श्योर है? वापस बोल रहा हूं, द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट देन लाइबिलिटी विल बी क्रिमिनल. जब आप एग्रीमेंट कर रहे थे, आपका इंटेंशन ही फ्रॉडुलेंट था, ये टाइम था कि आप क्रिमिनल लाइबिलिटी में आ गए. आगे, एंड द अक्यूज विल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ चीटिंग. On the other hand, if all that is established is that a representation made by the accused has subsequently not have been kept. अब यहां पे क्या हो रहा है, प्लीज इसको देखना. On the other hand, if all that is established, जो आप केस में प्रूव कर पाए, वो क्या प्रूव कर पाए? That established is that a representation made by the accused has subsequently not been kept. उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त आपको बोला था कि मैं ये करूंगा, पर उसने नहीं किया. However, वो करना चाहता था पर वो नहीं कर पाया. ठीक है. क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन नॉट बी फास्टेंड. अच्छा, फास्टेंड का मतलब क्या होता है? आपके साथ क्रिमिनल लाइबिलिटी अटैच करना. फास्टेंड मतलब टू अटैच. ठीक है. क्रिमिनल लाइबिलिटी कैन नॉट बी फास्टेंड ऑन द अक्यूज्ड एंड द ओनली राइट विच कंप्लेनेंट अक्वायर इज अ डिक्री ऑफ डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. श्योर है क्या? डन. नाउ दीज वर द 3 केसेस. देख लो एक बार वापस से केस जल्दी से, 2 मिनट का टाइम है आपके पास. आपकी मेन बुक में इसके सेक्शन सही से किए हुए हैं यार, ये थोड़ा सा हिंदी आ गया यहाँ पे सेक्शंस में.
डाउट है? बात समझो, इंटेंशन इज फॉर्म बिफोर द कमिटिंग ऑफ द ऑफेंस. क्रिमिनल केस में इंटेंशन पहले बनता है. स्टेजेस याद है? पहला इंटेंशन होता है, देन आपका एक्ट होता है. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा स्टार्टिंग से ये फ्रॉड करना चाह रहा था, वरना बाद में चल के अगर वो चीज़ कोई नहीं कर पाया जो एक्चुअली पहले करना चाह रहा था, तो ऐसे केस में आप लोग उसको चीटिंग नहीं बोल सकते. आप उसको चीटिंग मत बोलो, आप उसमें कॉम्पनसेशन क्लेम करो, जितना कॉम्पनसेशन चाहिए लो, पर इंटेंशन बाद में आया. इंटेंशन पहले आना चाहिए हैपनिंग के. कॉन्ट्रैक्ट उसने जब बनाया था तब उसका इंटेंशन था कि वो परफॉर्म करेगा. चीटिंग कम्स टू एन एंड ओवर हियर. ऐसा इंटेंशन पहले, एक्ट बाद में. एक्ट पहले, इंटेंशन बाद में नहीं. ठीक, डन है क्या? आ जाओ जल्दी से. अब आप पढ़ रहे हो पनिशमेंट फॉर चीटिंग. 417, 418, 419, 420. नहीं चाहिए मेरे को कि लेफ्ट साइड देखो. मेरे को ये बताओ, फर्स्ट वाला ऑफेंस कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल? फर्स्ट वाला ऑफेंस कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल? कंपाउंडेबल. लास्ट वाला ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल. बाकी दोनों ठीक है. अगर आप देखो तो इसमें 417, 418 और 419 तीनों ऑफेंसेस कंपाउंडेबल है. Those who don't know what is compoundable, ऐसी गलती जिसमें आपको जेल ना भेजकर सिर्फ फाइन देके छोड़ दिया जाए, these are known as compoundable offenses. और ऐसी गलती जहां पे imprisonment तो होगी ही होगी, that is non compoundable. तो जब जब और लगे पनिशमेंट्स के बीच में तो आप उसको कंपाउंडेबल ट्रीट करते हो, और जब जब पनिशमेंट्स के बीच में एंड लग जाए आप उसको नॉन कंपाउंडेबल ट्रीट करते हो. श्योर इनफ? देखो पहला वाला, पनिशमेंट इन एनी अदर केस, मतलब अगर जो नीचे दिए गए केसेस हैं उसके अलावा कोई केस बनता है तो आप कहां होंगे? 417 के अंदर. 417 के अंदर आपको 1 साल तक की जेल, इंप्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और विथ फाइन, और बोथ. और लग रहा है बीच में, क्योंकि और लग रहा है इसीलिए क्या बन जाएगा? कंपाउंडेबल ऑफेंस है. 1 ईयर और फाइन और बोथ. सेक्शन 418 जो कहता है, इफ अ पर्सन हु इज बाउंड टू प्रोटेक्ट अनदर पर्सन्स इंटरेस्ट चीट्स that person with the knowledge that the act will cause wrongful loss to party. मतलब चीटिंग, आपने चीटिंग करी, 418, 3 साल तक की जेल और फाइन. एकदम ठीक है. तो ये वाला ऑफेंस भी क्या हो गया? कंपाउंडेबल. नेक्स्ट, इम्पर्सोनेट किया है. याद है पर्सोनेशन क्या होता था? बिलीविंग इट, कि आप कोई और हो, सामने वाले को ये बिलीव करवा रहे हो. ये वाले में भी सेम पनिशमेंट है. Cheating by personation is same, 419, 3 years or fine or both. Last, where cheating leads to dishonestly inducing delivery of property. आपने सामने वाले से इतना बड़ा चीट किया कि आपने उससे उसकी प्रॉपर्टी छिनवा ली. ऐसे केस को हमने सबसे ग्रेव डील किया है, 420 के अंदर डील किया है. नॉन कंपाउंडेबल भी है, 7 साल की जेल भी मिलेगी, एंड जितने का नुकसान किया उतना फाइन भी लगाएंगे. अच्छा, व्हेन आई एम सेइंग 7 years, इज इट मैंडेटरी कि आपको 420 के अंदर 7 years ही जेल मिलेगी? इट इज अप टू 7 years. ये जज का डिस्क्रिप्शन है, बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केस आपको देखा जाता है. अच्छा, अब एक सेकेंड, पर क्या इसमें जेल मिलना मैंडेटरी है? यस, ये बात समझ रहे हो? जेल तो मिलेगी, सिर्फ उसका डिग्री कम किया जाएगा या बढ़ाया जाएगा. श्योर? नो, यहां तक बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, रुके यहां पे, चलेगा. ये आगे वाला आप रीड मत करके आना. वी शैल ट्राई एंड फिनिश ऑफ दिस चैप्टर बाय टुमारो, और परसों इसकी आंसर राइटिंग करके, और पहले की भी आंसर राइटिंग बाकी ना, दोनों की दोनों साथ में करवा देता हूँ आपको. सो वील बी डन दिस संडे. टेस्ट कमिलो, ठीक है, तो सैटरडे को दे दो टेस्ट. साउंड द प्लान. कमिलो के लेक्चर के बाद सैटरडे को आपका टेस्ट रहेगा. We'll keep only IPC, that's it. नहीं, not CRPC, only IPC, क्योंकि बहुत सारे नए स्टूडेंट्स भी जिन्होंने CRPC अटेंड नहीं किया, तो सिर्फ IPC रखते हैं, so that everyone can play it. चलेगा? So this Saturday we are keeping IPC. Today is Thursday. We shall finish this chapter by tomorrow, and Saturday को आपका टेस्ट रहेगा. चलेगा? चलिए, लेक्चर में बैठने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते रहिएगा, जिंदा रहिएगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.